हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 16 की। ठीक है, इसके 15 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी 14 पार्ट थ्योरी के थे और एक पार्ट 15 जो पार्ट था उसमें अपन ने पढ़ा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, इसको मैंने पूरे 3 लेवल में बांटा है। लेवल फर्स्ट इजी लेवल, लेवल सेकंड मीडियम, लेवल थर्ड टफ। ठीक है, तो ये कुल मिला के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेंगे। कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम है उनके लिए लेवल फर्स्ट इजी लेवल, थोड़ा अगर उच्च लेवल का है तो उसके लिए मीडियम लेवल, और आईआईटी जेई वगैरह जैसे हाई लेवल का हो तो लेवल थर्ड। ठीक है, इसलिए 3 लेवल में अपन इस पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहला अपना लेवल है इजी लेवल, लेवल फर्स्ट। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो इसमें पहले लेवल में पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो धारा प्रवाह का मान बताओ। ठीक है, तो अपने को दिया क्या है, एक चालक दिया जिसमें 4 कूलाम आवेश यानी Q की वैल्यू दी है 4 कूलाम। ठीक है, और 2 सेकंड यानी टाइम की वैल्यू दी है 2 सेकंड। ठीक है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान अपने को पूछा है। तो एक बात अपने को पता है कि जो डी आई होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था जब अपने इस चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट की थी। ये होता है आवेश और धारा में रिलेशन। ठीक है, जबकि यहाँ डी का मतलब क्या है, परिवर्तन, धारा में परिवर्तन, और क्यू आवेश में परिवर्तन, और डी टी समय में परिवर्तन। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को पता है जो कूलाम की आवेश की वैल्यू दी है 4, जो परिवर्तित नहीं हो रही यानी कि टी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए अपन इसी फॉर्मूले को क्या लिख देते हैं, Q बाई टी। यानी कि अगर वैल्यू कांस्टेंट है, परिवर्तित नहीं हो रही है समय के साथ, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो अब अपने ऐसे लिख दिया। अब तो क्या है, क्या पूछा है, धारा का मान पूछा आई का, तो आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 4 कूलाम बट्टा समय की वैल्यू 2 सेकंड, तो यहाँ से आया जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 2 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा इधर उधर दिमाग भी लगाना होता है। जैसे देखो, शुरू में क्वेश्चन के आपको क्या देखने होते हैं, ये ऑप्शन। यहाँ देखो 4 ऑप्शन है, जिसमें से पूछा क्या है, धारा, और ऑप्शन में 2 ऑप्शन वोल्ट, पीछे इकाई क्या लिखी है, वोल्ट। तो ये 2 ऑप्शन तो आप सीधे काट सकते हैं देखते ही, फिर इन 2 में से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको पता है कि भाई आपको क्वेश्चन पूरा आ रहा है तो आपको काटने भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम सत्य है, यानी कि ओम का नियम, ये जो अपने को कंडीशन दे रखी है, इसमें से किसके लिए लागू होता है ये अपने को बताना है। निम्न ताप पर धातु चालकों के लिए, उच्च ताप पर धातु चालकों के लिए, विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित होने पर, डायोड से धारा प्रवाहित करने पर। ठीक है, तो अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि ये जो ओम का नियम है ये निम्न ताप पर, ठीक है, निम्न ताप पर धातु चालकों के लिए मतलब एप्लीकेबल है, यानी कि सत्य है, उच्च ताप पर नहीं है। कारण ये है कि उच्च ताप पर जो धातु चालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है आर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, वो बढ़ने के कारण जो V और I का ग्राफ होता है, V और I का ग्राफ,
वो ओम के नियम के अनुसार सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो ये सीधा नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस कारण ये उच्च के लिए एप्लीकेबल नहीं है, निम्न के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और डायोड के लिए, डायोड और इनके लिए तो है नहीं, ये भी मैंने वहाँ बताया था। ओमीय चालक और अनोमीय चालक में डिफरेंस क्या होता है वहाँ मैंने आपको बताया था, इनके लिए क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आपको तो बस पहला ही ऑप्शन मिल गया निम्न ताप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वोल्ट विभवांतर पर एक परिनालिका में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब दिया क्या है, विभवांतर दिया है V 60 वोल्ट, और क्या दिया है, I दिए करंट 15 एम्पीयर। ठीक है, तो कुंडली का प्रतिरोध, अब ओम का नियम हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, पूछा क्या है R, तो I को उधर भेज दो, V बाई आई, तो R आ जाएगा, V की वैल्यू है 60 अपॉन I की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा 4 ओम, क्योंकि प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को यानी किस में मापा जाता है, वोल्टेज में, यानी वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन ने अभी यहाँ भी देखा है, ओम में नापते हैं इसको। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेवल वाले नहीं है, नॉर्मल लेवल है। इसका कारण ये है क्योंकि ये इजी लेवल है, ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल हो गए, एसएससी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए गैल्वेनोमीटर में धारा का मान बताओ। चित्र अपने को दे रखा है, इसमें यहाँ गैल्वेनोमीटर दर्शा रखा है। ठीक है, इसमें अपने को क्या पूछा है, धारा के मान IG, यानी कि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा पूछी है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कंसेप्ट लगाते हैं, अगर आपने हमारे थ्योरी के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि अपन इसमें एक कंसेप्ट लगाते हैं कि मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि जब गैल्वेनोमीटर में आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणा दूसरे आमने सामने वाले प्रतिरोधों गुणा के बराबर अगर है तो वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, संतुलित अवस्था में। और संतुलित अवस्था में इसके बीच की जो जी होता है, इसमें धारा 0 होती है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, संतुलन की अवस्था अपने को लानी है। ठीक है, वो चेक करनी है, अगर संतुलन की अवस्था है तो 0 हो जाएगा, अगर नहीं है फिर अपने को निकालना पड़ता है। कैसे निकालना वो मेथड मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, तो यहाँ अपन पहले देख लेते हैं संतुलन की अवस्था है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि आमने सामने वाला गुणा करो, इसको और इसको आमने सामने। कैसे, इसके सामने जस्ट सामने कौन सा है, ये, फिर इसका जस्ट सामने ये। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों कर देता हूँ, 10 × 5 ये हो गया इज इक्वल टू 2 × 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, यानी कि आमने सामने का गुणांक क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि अवस्था क्या है, संतुलित अवस्था है। और संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा जो होती है वो 0 होती है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो आपको याद रखने की बात है, अगर आपको ये पता है क्या होता है संधि नियम तो आपको पता ही होगा सीधा सा कि ये किस पे डिपेंड करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें क्या किसकी बात करते हैं, धारा की, और धारा क्या होती है, धारा होती है Q/T, कुल मिला के आवेश। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो इजी लेवल खत्म हुआ, अब आता है लेवल मीडियम। ठीक है, थोड़े मीडियम लेवल के एग्ज़ाम, ठीक है, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। पहला है 0.1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो धारा प्रवाह का मान ज्ञात करो। यानी कि अपने क्या दे रखा है,
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है A इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को यानी कि n, मैं मान लेता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू है 62.5 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, क्योंकि नंबर है, नंबर कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। ये बात हुई। अब देखो अपने को पता है एक बात कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो अपने अभी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो मैं पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बता दूंगा। Q इज इक्वल टू एन ई होता है, जहाँ Q आवेश है और N कितने इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। समझ में आई बात? Q आवेश है और N कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वो, जो कि होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। ये होता है। तो देखो अपने को क्या यहाँ से क्या निकालना है, Q की वैल्यू, N की, और N और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन गुणा कर देंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। इसको और इसको गुणा कर लो, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं ये A है ये B है, तो Q आ जाएगा A इंटू B, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, धारा प्रवाह I की वैल्यू निकालनी है। तो I अपने को पता है Q बाई T होता है, और यहाँ अपने को एक कंडीशन दे रखी प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड, यानी कि T की वैल्यू 1 सेकंड है। समझ में आई बात? तो बस इन दोनों को गुणा कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, धारा का मान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कुंडली को अमीटर में बदलना है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना सिखाया था कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ मैंने बताया था कि एक छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे अपन शंट प्रतिरोध कहते हैं। अब उसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, छोटा क्यों जोड़ते हैं, उसका कारण मैंने आपको वहाँ बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसका आंसर क्या देंगे, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध में मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है, तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 2 गुना। तो अपने को क्या है, प्रतिरोध निकालना है। तो अपने को मेन बात है प्रतिरोध का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ रो क्या है, रो से तो अपने को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तार तो एक ही है। रो तो क्या, तार की प्रकृति दिखाता है, तो रो से अपने को मतलब नहीं है, रो तो रहने दो। इनटू लंबाई को 2L कर दिया, मान लो पहले L थी तो अभी 2L कर दिया, और एरिया को भी 2A कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के आया क्या, रो एल बाई ए, यानी कि जो पहले था वही आ जाएगा। तो अपने क्या है आंसर, क्या देना है, वही रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये कह देता कि सिर्फ लंबाई को ही 2 गुना किया है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है, ऐसा अक्सर हो तो नहीं सकता, लेकिन मान लो कुछ खास कंडीशन में ऐसा दिया है, तो आपको क्या है, सिर्फ रो इंटू 2L बाई ए का यही रखना था, तो ये हो जाता 2R, यानी 2 गुना हो जाता। लेकिन अपने को कंडीशन क्या दी है, दोनों को 2 गुना किया है, तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, L लंबाई की एक समान तार का व्यास D व प्रतिरोध R है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक L लंबाई की तार है जिसका प्रतिरोध है रो L बाई ए, लेकिन यहाँ अपने को क्या है, A नहीं दे रखा,
व्यास दे रखा है। मान लो कोई ये तार है, ठीक है, तो इसका व्यास t दे रखा है, ठीक है ये। और अपने को पता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये वाला, जो कि एक सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ अपने को आर नहीं दिया, डी दिया है, तो आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो यहाँ से ए आ जाएगा पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ए का मान यहाँ रख देते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास आ गया क्या, आर। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन तो कंप्लीट हुई। उसी पदार्थ की, यानी कि जो रो है वो तो सेम रहेगा क्योंकि पदार्थ अपन ने सेम लिया है। ये उसी पदार्थ की लाइन इसीलिए देखी है ताकि अपन रो सेम रख सके। उसी पदार्थ की दूसरी तार का व्यास 2d और लंबाई 4l का प्रतिरोध होगा। यहाँ l की जगह 4l कर दिया और जो व्यास था कितना था d, उसकी जगह 2d कर दिया। तो आपको क्या बताना है, प्रतिरोध। तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा सिंपल सा और वैल्यू रख दूंगा, रो एल बाई ए, ये सिंपल फार्मूला होता है। अब इसमें रो तो सेम है, एल की जगह इसने क्या कर दिया है 4l, 4l बाई पाई आर स्क्वायर, आर मतलब चलो मैं अलग से दिखा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है यहाँ, और पाई डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने क्या बोल रहा है ये कि डी की जगह अपने क्या कर दिया 2d, पाई 2d बाई 2, ठीक है, स्क्वायर। डी की जगह 2d कर दिया है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर। तो कुल मिला के जो एरिया आएगा दूसरी के लिए वो आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। ये है R2, ये था R1 फर्स्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कि R2 और R1 बराबर है, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो अपने को पूछा क्या है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, R के बराबर, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है। बाकी ये एरिया निकालना वगैरह ये तो 10th की मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये आप इसमें वैल्यू रख देंगे, आराम से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/10 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधों से सबसे कम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। यानी कि आपको 1/10 ओम के ऐसे ऐसे 10 प्रतिरोध दे रखे, ठीक है, समझ में आई एक बात। अब इसने कहा है कि अपन सबसे कम इनको सबको यूज़ लेना है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई एक यूज़ ले लिया, सबको यूज़ लेते हुए और जो रिजल्टेंट आएगा वो सबसे कम लाना है। तो अपने को किस क्रम में जोड़ना चाहिए और वो क्रम जोड़ने पर कितनी वैल्यू आएगी वो अपने को निकालनी है। तो मैंने जब ये प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था तब बताया था कि सबसे कम रिजल्ट अपने को तब प्राप्त होता है जब अपन प्रतिरोधों को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। क्योंकि समांतर क्रम में अपन जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो न्यूनतम प्रतिरोध है ना, जैसे अपन ने 3 जोड़ा, R1 R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध है, इनको अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया। मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 10,000 है, ठीक है। तो अपन जो इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 से भी कम आएगा, यानी कि जो सबसे छोटा है ना उससे भी कम आएगा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो अपने को बस यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है कि अपन किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या नियम होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस जितने हैं 1/rn, ठीक है। तो यहाँ अपने कितने हैं 10 है, तो r 10। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/10 प्लस 1/1/10, क्योंकि R1 1/10 है, R2 भी 1/10 है, प्लस ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे 1/1/10। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये 10 ऊपर चल जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो ये 10 10 10 कितनी बार है, 10 बार, तो टोटल कितना आएगा 100। तो यहाँ समझा देता हूँ मैं, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो R इक्वलेंट कितना आएगा 1/100 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र में यदि कुंजी K खुली हो तो अमीटर A का पाठ्यांक होगा। अपने को कंडीशन क्या दी है, कुंजी K, ये है जो कुंजी है ये खुली है। खुली मतलब ये परिपथ को जोड़ नहीं रही है, मतलब ये सिरा और ये सिरा अलग है। ठीक है, तो अमीटर A का पाठ्यांक होगा, यानी कि इस अमीटर में अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। पाठ्यांक का मतलब क्या हुआ, अमीटर क्या नापता, धारा। तो यहाँ अपने को कुल मिला के धारा निकालनी है। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कंडीशन को यूज लेंगे। इसको खुला करना है, मतलब इसको मान लो मैंने खुला कर दिया, इसको सिरे को अलग कर दिया, तो धारा आगे जाने का जगह ही नहीं है, तो धारा इधर आएगी ही नहीं, क्योंकि धारा बंद परिपथ में जाती है, खुले में नहीं। तो ये खुला है, तो मैं कुल मिला के इस परिपथ को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, क्योंकि इधर धारा जाएगी नहीं तो मैं इसको हटा सकता हूँ बस। अब क्या है, पूछा क्या है, पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक, मतलब अमीटर पाठ्यांक क्या होता है, धारा। धारा इज इक्वल टू V/R, बस धारा इज इक्वल टू V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 5 है, 2 एम्पीयर आ गई, बस बी आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जब खुला परिपथ होता है तो वहाँ धारा नहीं बहती। अब आते हैं लेवल टफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस वगैरह ऐसे में पूछ सकते हैं, जेई मेन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। दिए गए चित्र में अनंत तक अनुक्रम दिखाया गया है। ये जो अनुक्रम दिखाया गया है ये अनंत तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा, अनंत। अगर R1 1 ओम है तथा R2 2 ओम है, ये R1 है ऊपर वाले सारे, और जो यहाँ से सीधे जुड़े हैं वो है R2। तो R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है। तो A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालो। ठीक है, A और B के बीच में अपने को क्या निकालना है, ये A है ये B है, परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो इसका ये मैंने दिखाया तो टफ में है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मतलब इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो आपको ये इसी को आप इजी लेवल में भी ले जा सकते हैं। मतलब बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करना। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है, अनंत का मतलब समझना है आपको। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में, उसमें मान लो मैं एक आध कुछ जोड़ भी दूँ, एक आध क्या भले ही मैं बहुत कुछ जोड़ भी दूँ ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मेरे पास बहुत बड़ी संख्या है, अनंत संख्या है, उसमें मैं 10-15 जोड़ भी दूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को अनंत कहते हैं। अनंत की डेफिनेशन रियल ये है कि उसमें कुछ जोड़ने पर उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। ठीक है, तो वो अपन कंसेप्ट यहाँ यूज लेंगे। यहाँ यूज कैसे लेंगे, जैसे देखो, ये देखो, कि इसको मैं मान लो एक अलग समझता हूँ। फिर देखो सेम R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ के बाद ऐसा ऐसा सेम सेम रिपीट होता जा रहा अनंत बार। ठीक है, तो मैं इस एक को अलग मान लेता हूँ, चलो मानता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, रुको 1 मिनट
मैं इसको बना देता हूँ R1, ये R2, ये बिंदु A, ये बिंदु B। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अनंत का मतलब होता है कि उसके साथ जोड़ने पर, मतलब एक दो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। ठीक है, चलो एक बात समझ में आ गई। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो टोटल प्रतिरोध अपने पास आएगा, जो इसने पूछा ना परिणामी प्रतिरोध, वो मान लेता हूँ मैं, माना परिणामी प्रतिरोध R है। ठीक है, मान लिया मैंने परिणामी प्रतिरोध क्या है, R। ठीक है, तो इसको परिणामी प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, सब प्रतिरोधों को मिला के अपन एक प्रतिरोध में बदल देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो आएगा R। ये बात समझ में आई? चलो एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, ये जो प्रतिरोध था, ये जो R1 और R2, ये एक सेट मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। और नेक्स्ट जो पूरा था ना, क्योंकि अनंत तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हटाने पर भी अनंत वापस अनंत ही रहेगा। और मैंने ये मान लिया है कि जो अपने पास परिणामी आएगा ना वो R आएगा। तो जो परिणामी टोटल अपना आएगा वो एक घटाने पर भी वो R ही आना है, क्योंकि अनंत से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो वो R मैंने आगे लिख दिया। अब आगे मैंने सिर्फ एक ही लिखा, क्योंकि अपने को पता परिणामी एक ही आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ परिणामी R जोड़ दिया। ठीक है, अब बस ये आसान सा बन गया सर्किट। अब तो क्या है, ये दो समांतर क्रम में और ये इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसके श्रेणी क्रम में, वो इज इक्वल टू हो जाएगा R। क्योंकि एक मान लो मैंने फिर वापस इसको जोड़ दिया, फिर भी इसका परिणामी तो R ही रहना है क्योंकि अनंत है। तो देखो इसको मैं जोड़ देता हूँ। पहले तो इस समांतर क्रम को करता हूँ। ये R2 की वैल्यू 2 ओम है और R तो R ही है, इसकी 1 ओम है। ठीक है, 2R अपॉन 2 प्लस R, ये इन दोनों का परिणामी हो गया। फिर ये परिणामी और ये दोनों श्रेणी क्रम में, प्लस 1 ओम कर देता हूँ, इज इक्वल टू R। यानी कि इन सब का परिणामी क्या आएगा, इस R के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, 2R प्लस 2 प्लस R इज इक्वल टू R 2 प्लस R। ठीक है, 3R प्लस 2 इज इक्वल टू 2R प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको आप सॉल्व करोगे आसानी से तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध की वैल्यू। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसके गुणनखंड करोगे क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस R माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको गुणनखंड ना आता हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, ये समझते हुए मतलब सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको गुणनखंड आते होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका पहले से। R प्लस 1 माइनस 2 R प्लस 1 इज इक्वल टू 0, R माइनस 2। तो ये था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके अन्य पार्ट तभी अपलोड होंगे जब आप लाइक्स और कमेंट करके हम मुझे बताएंगे कि भाई अपलोड करने हैं कि नहीं करने हैं। क्योंकि अभी क्या है, फ़िलहाल में क्लास 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए थ्योरी के लेक्चर पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ 12th के लिए। 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी जल्द ही मैं AC शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, विद इन 3 या 4 डेज। ठीक है, क्योंकि 4 डेज इसलिए क्योंकि अभी क्या है, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसके क्या मैं पहले आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, पहले आपको नोट्स दूंगा फिर शुरू करूंगा, ताकि आपको अच्छे से हर चैप्टर क्लियर हो। ठीक है, अभी क्या अपन पढ़ाने का तरीका पूरा चेंज करेंगे। पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर अपन ऐसे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 3 या 4 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि नोट्स अभी थोड़े से बाकी है तैयार होने। वो नोट्स मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा,
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल का है। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना है कि नहीं, अगर हाँ करना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं टाइम निकाल के, ये तो चलता रहेगा अपना 11th-12th के लिए तो, लेकिन अगर ये भी मैं टाइम निकाल के कोई वीडियो आप पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।